ये बात है 2002 की, लेकिन उसी वर्ष एक और बहुत बड़ी घटना हुई थी इस देश के इतिहास में, और वो थे गुजरात के दंगे। और उस वक्त जब गुजरात के दंगे हो रहे थे, ये मीडिया की भी अग्नि परीक्षा थी और न्यूज़ चैनल्स की भी असली अग्नि परीक्षा थी। और 2002 के उन दंगों का गवाह जी न्यूज़ था, और उस समय पूरे देश ने जी न्यूज़ के जरिए उन दंगों की सच्ची रिपोर्टिंग देखी थी। और वो सच्ची रिपोर्टिंग में हमने अफवाहें नहीं फैलाई थी, हमने गलत बातें अपने दर्शकों को नहीं बताई थी, जो सच था वही बताया था। हमने उस जमाने में बाकी के डिजाइनर पत्रकारों की तरह और डिजाइनर बुद्धिजीवियों की तरह वहां पर एजेंडे की दुकान नहीं खोली थी। गुजरात की हिंसा में मरने वालों की तादाद 283 तक पहुंच गई है। 32 शहरों में कर्फ्यू अब भी जारी है। सड़कों पर बिखरे हुए पत्थर और आसपास जलती हुई दुकानें ये बता रही हैं कि यहाँ किस हद तक आगजनी और पत्थरबाजी हुई है। और ये वही दौर था आज से 20 साल पहले 2001 में, जब गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप आया था। 26 जनवरी को जब दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड चल रही थी, उसी दौरान गुजरात के भुज में जबरदस्त भूकंप आया और आधा गुजरात मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। उस समय हमने न सिर्फ गुजरात के दर्द को देश के सामने रखा, बल्कि उस दौर में जी न्यूज़ भूकंप पीड़ितों के साथ भी खड़ा हुआ था। हमने तब बताया था कि कर्तव्य कभी भी जिम्मेदारियों को झुकाता नहीं है, बल्कि कर्तव्य निभाने के लिए जिम्मेदारियों को अपनी ताकत बनाया जा सकता है। और जी न्यूज़ पिछले 26 वर्षों से यही कर रहा है। देश के पश्चिमी हिस्से में जबरदस्त भूकंप से 1,500 लोगों के मरने की आशंका। गुजरात में आ जाए भूकंप से राज्य के विभिन्न हिस्सों में अब भी जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। अहमदाबाद में 300 से भी ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। अहमदाबाद में चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है। न प्रशासन और न ही अस्पताल कर्मचारी इस हादसे से निपटने में सक्षम दिखे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक में सेना को राज्य सरकार की पूरी तरह से मदद करने को कहा गया है। हमने सेना की मदद ली है, हमने एयरफोर्स की मदद ली है। भुज से लेकर के राजकोट तक का जो सारी सड़क है वो सारा का सारा अफेक्टेड है। इधर प्रधानमंत्री वाजपेयी ने लोगों से संकट की इस घड़ी में शांत और एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा है कि हर राज्य से नुकसान की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आजकल पश्चिम बंगाल लगातार चर्चा में है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार हर रोज़ आप खबरें देखते रहते हैं, विवाद होते रहते हैं, और इसी के साथ वहाँ राजनीतिक हिंसा भी शुरू हो गई है। और हिंसा कोई नई बात नहीं है। बंगाल में चुनावी हिंसा आज की बात नहीं है, पहले भी होती रही है। आज से 20 साल पहले भी वहाँ ऐसी ही हिंसा होती थी। बहुत सारे लोग जो आज की इस पीढ़ी के हैं वो शायद इस बात को समझते नहीं होंगे। उस वक्त भी जी न्यूज़ अपनी बहुत ईमानदारी से आप तक वो सारी खबरें पश्चिम बंगाल से आपको दे रहा था। और जब 20 साल पहले वहां पर चुनाव हुए थे विधानसभा के, और उन चुनावों में ऐसी ही हिंसा हुई थी, उस समय भी जी न्यूज़ वहीं ग्राउंड जीरो पर खड़ा होकर आपको सच दिखा रहा था, पश्चिम बंगाल का सच। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने माना है कि आज मतदान के दौरान हिंसा की घटनाएं हुई। वहीं जगत दल विधानसभा के गारुलिया क्षेत्र में वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष में घायल हुए एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। मालदा में भी पुलिस को गोली चलानी पड़ी। राजधानी कोलकाता सहित उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और हावड़ा में ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों से दिन भर कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और बमबाजी की खबरें मिलती रही। तो पुलिस गेट बंद करके रखा 2 घंटा, वोट देने नहीं दिया, वोट देने नहीं दिया हमारे को। पुलिस की करतूतों का अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। कोलकाता में चुनावी धांधली के दर्जनों मामले सामने आए हैं और आश्चर्य ये है कि गुंडे बदमाशों के साथ साथ पुलिस ने भी इसमें भूमिका निभाई। सीपीएम की सरकार थी, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, चुनावी हिंसा हो रही है, और उस जमाने में लोग जी न्यूज़ पर आकर कह रहे हैं कि हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। और जी न्यूज़
पूरी ईमानदारी के साथ वो बात देश के सामने रख रहा है, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। आपने यहां देख लिया, उसी वर्ष यानी 2001 में ही भारत की संसद पर बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, जिसे देश कभी भूल नहीं सकता। और 13 दिसंबर 2001 का वो दिन मैं भी कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि इस हमले के दौरान मैं भी वहीं संसद भवन के परिसर में मौजूद था। शुक्रवार का दिन था और संसद की कार्रवाई चल रही थी। सुबह करीब 11:15 बजे थे और अचानक वहां गोलियां चलने लगी। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे हो सकता है कोई शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, कोई धमाका हुआ होगा, या हो सकता है किसी ने पटाखे चला दिए, क्योंकि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी उस समय कि आतंकवादी संसद भवन में घुस आएंगे और गोलियां चलाने लगेंगे। सब कुछ मैंने और जी न्यूज़ के कैमरे ने अपनी आंखों से देखा, जैसे बिल्कुल ठीक हमारे सामने सब कुछ हो रहा है। और आपके लिए हमने उस दिन भी ठीक वहीं से रिपोर्टिंग की। हम वहां से भागे नहीं, हम वहां से दूर नहीं गए, वहीं डटे रहे, ये जानते हुए कि कोई भी गोली कहीं से भी आकर लग सकती है। आज जब आपके और जी न्यूज़ के इस रिश्ते को 26 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब आपको आज ये अहम पड़ाव भी हम दिखाना चाहते हैं। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये, भारत के इतिहास में भी और हमारे जीवन में भी। इस तरह की गोलियों के जो शेल हैं वो पूरे इस समय पार्लियामेंट हाउस में फैले हुए हैं। संसद भवन पर इस सबसे बड़े हमले की सबसे बड़ी कवरेज उस दिन जी न्यूज़ पर हुई थी और पूरे भारत ने यह खबर जी न्यूज़ पर ही देखी थी। कश्मीर में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर आजकल बड़ी आम सी बात हो गई है, आपको अब आदत सी पड़ गई होगी। लेकिन देश ने ऐसी मुठभेड़ की सीधी तस्वीरें, एनकाउंटर की सीधी तस्वीरें लाइव पहली बार जी न्यूज़ पर देखी थी। और यह बात है वर्ष 2002 की, जब कुछ आतंकवादी श्रीनगर के घर में छिप गए थे और सेना के जवानों ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया था। जी न्यूज़ की टीम उस ऑपरेशन के दौरान वहीं पर मौजूद थी। इससे पहले इस देश ने कभी भी इस तरह का लाइव एनकाउंटर नहीं देखा था। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सुरक्षा के जवान खड़े हुए हैं और यहाँ पर बैंकर लगे हुए हैं, पंप लगाए जा रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं। हम ऑपरेशन की तस्वीरें देख रहे हैं। कैमरामैन बहुत करीब पहुंच चुके हैं मकान के। मिलिटेंट्स के खिलाफ चलाया गया सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन इतने नज़दीक से जी न्यूज़ की टीम ने देखा और उतने नज़दीक से कवर कर पाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन टीम के हर सदस्य के सहयोग की वजह से ये संभव हो पाया कि हम लगातार कई घंटे तक इसका लाइव कवरेज दिखाते रहे और टीम के हर सदस्य ने इसमें पूरी तरह से योगदान दिया। अब्दुल करीम तेलगी का नाम आपने जरूर सुना होगा, आपको शायद याद होगा। वर्ष 2003 में अब्दुल करीम तेलगी फर्जी स्टैम्प पेपर घोटाले के आरोप में पकड़ा गया था। उस साल की सबसे बड़ी खबर थी और इस घोटाले को देश के सामने लाने वाला पहला चैनल जी न्यूज़ था। 1 दिसंबर 2003 को जी न्यूज़ की रिपोर्टिंग से देश की जांच एजेंसियों को 20,000 करोड़ रुपए के इस घोटाले का पता चला था। सोचिए, 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला, और यह उस वक्त देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक था और उस साल की सबसे बड़ी खबर थी। और यह खबर देश के लोगों तक पहुंची थी जी न्यूज़ की तहकीकात की वजह से। आज वो वीडियो आप सबको जरूर देखना चाहिए, कैसे जी न्यूज़ वहां पहुंचा था उस घर में और कैसे हमने इस पूरी खबर को ब्रेक किया था। आज जी न्यूज़ वो खुलासा करने जा रहा है जो अभी तक भारतीय टेलीविजन में रिपोर्टिंग के इतिहास में नहीं हुआ है। करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया है। इसमें न तो खुफिया फाइलों का लेन देन हुआ, न ही कहीं से किसी सोर्स ने खबर दी। जो कुछ किया वो हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन ने किया। एसआईटी को अभी तक इस बंगले के बारे में भनक नहीं है। हमने जानना चाहा इस बंगले में क्या क्या राज छुपे हुए। 26 नवंबर को बंसल के घर से पुलिस ने 72 लाख रुपए के स्टैम्प बरामद किए। हमारे रिपोर्टर योगेश खरे दूसरे मकान में गए, मकान बंद था। वो खिड़की के रास्ते से घर में दाखिल हो गए।
जी न्यूज रिपोर्टर योगेश खरे को यहां करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा मिली, वो भी अलग अलग देशों की। जी न्यूज के इस खुलासे से लगता है कि स्टैम्प घोटाले के तार विदेशों से भी जुड़े हैं। अब हम आपको एक बार फिर से वर्ष 1995 के उस दौर में वापस लेकर चलते हैं। 26 साल पहले, जब भारत के साथ विदेशों में भी कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोबराज का बहुत डर हुआ करता था। चार्ल्स शोबराज का नाम तो आपने सुना होगा, और वो बहुत कुख्यात अपराधी था। लड़कियों से दोस्ती करता था, फिर उनकी हत्या कर दिया करता था, और बहुत शातिर अपराधी था। भारत ने पहली बार चार्ल्स शोबराज को जी न्यूज पर देखा था। चार्ल्स शोबराज कैसा दिखता है, क्या कहता है, उसका पहला इंटरव्यू तब 1995 में जी न्यूज पर चार्ल्स शोबराज को लोगों ने देखा था। आज उसकी भी एक झलक देखिए। उस जमाने में चार्ल्स शोबराज को जब पकड़ा था, अपने आप में भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई थी। बहुत बड़ी खबर थी ये। और उस समय चार्ल्स शोबराज के बारे में पहली खबर भारत ने जी न्यूज पर देखी थी। No, he wasn't. No. We have he's meeting now. और फिर वर्ष 2003 में देश और असम के लिए उल्फा उग्रवादी एक बहुत बड़ी समस्या थे। जी न्यूज ने न सिर्फ हिंसक घटनाओं की रिपोर्टिंग तब की थी, बल्कि उसे खत्म करने के रास्ते भी देश को सुझाए थे। और आज हम आपको वही एक क्लिप दिखाना चाहते हैं। और सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए, और फिर इस क्लिप में क्या खास है यह हम आपको बताएंगे। असम में पिछले 2 दशक से सुरक्षाकर्मी आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं। जिन नौजवानों ने कभी हथियार उठाए थे, उन्हें एक अदद नौकरी की जरूरत का एहसास हुआ। एक भगौड़ी जिंदगी के मुकाबले एक स्थायी जिंदगी की खूबसूरती को उन्होंने महसूस किया। Now I don't face any problem at all. Like nobody refers to my past nowadays. बहुत सारे आतंकवादी गुटों ने पड़ोसी देशों जैसे भूटान और म्यांमार में अपना आधार बना लिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक अब ये गुट किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन गए हैं। दरअसल जब तक आधुनिकरण और विकास की तेज हवा असम के अंदरूनी इलाकों में नहीं बहेगी, तब तक अलगाववादी गुटों को ऐसी लड़कियां आसानी से मिल जाएंगी जो हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। स्मिता प्रकाश, जी न्यूज, गुवाहाटी। यहाँ आपने इस क्लिप में नोट किया होगा, आपको स्मिता प्रकाश दिखाई दी होंगी जो उस समय जी न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग कर रही थी। अब स्मिता प्रकाश ANI की एडिटर हैं और अक्सर बहुत सारे चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स में डिबेट में जो होते हैं, डिबेट में आपको दिखाई देती हैं, और एक विशेषज्ञ के तौर पर भी अक्सर न्यूज़ चैनल्स पर आप उन्हें देखते रहते हैं। तो 26 वर्षों की इस लंबी यात्रा की आज आपके लिए ये दूसरी इंस्टॉलमेंट थी, और ये यात्रा भी समाप्त नहीं हुई। अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं, जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और आप इसे बिल्कुल ऐसा समझिए कि आज 26 साल पूरे होने के बाद हमने एक बार फिर से वो यादों की एल्बम निकाली है, और उस यादों की एल्बम पर जब हम एक एक करके पेज उलट रहे हैं, एक एक तस्वीर देख रहे हैं, हो सकता है उन तस्वीरों पर आज कुछ परतें जम गई हैं, हो सकता है आज उन्हें थोड़ा साफ करना पड़ रहा है, क्योंकि उनमें से बहुत सारी तस्वीरों को आप भी भूल चुके होंगे। इसलिए ये पूरा महीना ये याद करने का है कि जी न्यूज़ 26 साल से आपके साथ है। हमारे और आपके रिश्ते को 26 वर्ष बीत चुके हैं, और ये रिश्ता खरे सोने जैसा है, क्योंकि हम और आप तब भी थे और हम और आप आज भी हैं।
Good evening and welcome to Z News Bulletin.